हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेस। तो जैसे कि हमने आपको प्रेजेंट का पूरा चारों टेंस हमने आपको पढ़ा दिया। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसके बाद अब नंबर आता है पास्ट का। तो पास्ट में जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आपको पहले पढ़ाएंगे। तो चूंकि पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि पास्ट टेंस में आपको इसके हिंदी से ये भाव निकालना चाहिए कि भूतकाल, जैसे पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, तो पास्ट का मतलब कि बात बीत गई है, अर्थात जो बीत गई बात है उसी के बारे में बात होगी। जो भी सेंटेंस आएगा वो बीती हुई बातों पे होगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पहला पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जैसे जिन वाक्यों के अंत में लिया या लिखा, यानी या ये या लिखा या ली या दी, ये सब आए, और इसके साथ ध्यान रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, थी, थे नहीं आएगा अगर लिया, दिया, लिखा वगैरह वगैरह है तो। इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज जो मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म, इसके लिए हमने आपको पहली वीडियो में पूरी बात बता दी है, तो उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पहली वीडियो देख सकते हैं। तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाकी जो होगा वो पुरानी तरह से सब कुछ पुराना ही नियम है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही दो चीजें हैं, और वाक्य को पहचान करने के लिए हमने आपको पहले बता दिया है। तो आइए अब इसमें हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी मेन वर्ब होगी कैसे कैसे वाक्य को पहचान किया जाएगा, आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे इसमें पहला एग्जांपल है राम स्कूल गया। राम स्कूल गया। अब राम स्कूल गया, चूंकि हमने आपको बताया क्या कि वाक्य के अंत में या ये इनमें से कोई एक आया है, तो इसका मतलब अगर यहीं पे था आ जाता या था, थी, थे में से कोई एक आ जाता तो ये वाक्य दूसरा टेंस हो जाता, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी बस इतना जानिए कि इस या के बाद या लिखा होगा या पढ़ा होगा, जो कुछ भी होगा उसके बाद था, थी, थे नहीं आएगा। अब देखिए राम स्कूल गया, तो पहचान तो कर लिया हमने कि ये जो सेंटेंस है दिया हुआ सेंटेंस किस चीज का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए जो नियम बनाते चले आए हम लोग, जो रूल फॉर्म करते आए हैं उस रूल को यहाँ पे लिखें। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, जो कुछ भी होगा। तो तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को यहां पे क्या करें? अप्लाई करें। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम, राम आ गया, और इसके बाद वर्ब क्या है इसमें? जाना, यानी गया दिया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। तो राम वेंट, कहां जाता है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। अब राम वेंट स्कूल, चूंकि स्कूल दिया हुआ है, अब इस स्कूल को जाने से जोड़ना है, यानी राम वेंट और स्कूल के बीच में क्या आएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। तो टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पे किया जाएगा, यानी राम वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम वेंट टू स्कूल। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, और मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने की यानी गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और इसके बाद स्कूल, इसकी इंग्लिश लिख दिया हमने। तो पहला एग्जांपल आपका हो गया राम स्कूल गया, यानी राम वेंट टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल यानी अफर्मेटिव के बाद अब क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में दूसरा एग्जांपल देखिए, उसने पत्र नहीं लिखा। उसने पत्र नहीं लिखा, नहीं आया है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। उसने पत्र नहीं लिखा। अब इसमें नियम बनाइए जो रूल फॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद अब जब नेगेटिव सेंटेंस आ गया यानी नकारात्मक वाक्य आ गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, वो क्या होती है? डिड, और ये सबके साथ लगती है चाहे कुछ भी हो जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी में डिड का ही प्रयोग होगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है। तो सब्जेक्ट डिड, उसके बाद नॉट मेन वर्ब की
अब देखिए जब डिड लग गया तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी नियम को यहां पे क्या करिए? अप्लाई करिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसने पत्र नहीं लिखा, क्योंकि उसने को हम दोनों मान सकते हैं, जैसे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब इसके लिए आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, दोनों भी हो सकता है, चाहे ही हो या सी, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने ही माना, ही के साथ फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, ही डिड नॉट। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। ही डिड नॉट राइट क्या? पत्र, और लेटर। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने पत्र नहीं लिखा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब, और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। दो प्रकार के सेंटेंस आपके सामने हो गए। अब जो तीसरा है, तीसरा रूप होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव होता है जिसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है वो वाक्य के पहले आएगा, और जब वाक्य के पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते समय नहीं लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब से क्या होती? शुरुआत की जाती है। और इसके बाद दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें जो प्रश्न सूचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है, और जब बीच में आता है तो उसी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय उसी की अंग्रेजी क्या करते हैं? लिखते हैं, उसी से वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो तीसरा इंट्रोगेटिव टाइप में देखिए, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? ठीक, क्या आया है? इंट्रोगेटिव है, वाक्य के बीच में आया है, इसी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो नियम बनाते हैं उस नियम को पालन करिए। क्या? WH वर्ड, WH वर्ड हो गया। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या? वर्ब, मेन वर्ब जिसको कहते हैं। जब डिड लग गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी नियम को यहां पे क्या करिए? अप्लाई करिए। WH वर्ड क्या है? व्हाट। उसके बाद डिड, सब्जेक्ट क्या है? तुमने, यानी कि यू। कहने की इंग्लिश व्हाट डिड यू से। पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तुमने क्या कहा? चूंकि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है इसलिए WH वर्ड, यानी कि उसी प्रश्नसूचक शब्द से ट्रांसलेशन बनाते समय उसकी अंग्रेजी से ही वाक्य की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो व्हाट डिड यू से। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल आपके हो गए। अब चौथा एग्जाम्पल जो है, चौथे एग्जाम्पल में नहीं भी आएगा, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के। तो इसको देखिए क्या होगा? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? ठीक है, अब इसमें चलिए नियम बना लिया जाता है। चूंकि WH वर्ड बीच में आया है इसलिए इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे WH वर्ड, इसके बाद डिड, फिर उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, नॉट। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए इसको जब अप्लाई करेंगे, इस नियम को यहां पे क्या करिए? लागू करिए, लिखिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या होती? वाई। उसके बाद डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर क्या? नॉट। सोचना की इंग्लिश क्या होती है? थिंक। वाई डिड यू नॉट थिंक? क्या? ऐसा की इंग्लिश होती है सो। वाई डिड यू नॉट थिंक सो? वाई डिड यू नॉट थिंक सो? चौथा एग्जाम्पल हमने आपको बताया, तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा?
तो तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा? इसके लिए WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या? ऑब्जेक्ट। अब इस नियम को यहाँ पे अप्लाई किया हमने, तो मेन इसमें जो सबसे बड़ी बात यही होती है इंट्रोगेटिव वर्ड पहचानना। इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इंग्लिश वाई, फिर डिड लग गया, सब्जेक्ट इसमें यू है, नॉट नहीं की अंग्रेजी, सोचने की इंग्लिश थिंक, और ऐसा की इंग्लिश क्या हो गई? सो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों टाइप्स जो हैं वो हमने आपको बता दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट के बाद इसमें डिड ही एक हेल्पिंग वर्ब होती है और इसमें कुछ होता नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वो भी डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जहां भी डिड लगा उस डिड के बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे नियम जो हैं वो पुराने हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।